आज है 26 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा होस्ट किया गया पुणे में, और इसका जो फोकस था वो जियो इकोनॉमिक्स पर था। इसकी थीम थी एशियन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें जो डायलॉग हुए थे वो ज़्यादातर मेटावर्स और G20 एजेंडा से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, इसमें 44 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद है G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो पहली मीटिंग हुई बेंगलुरु में हुई इंडिया की प्रेसिडेंसी में। फिर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8, इसको UAE होस्ट करती है। इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इंडिया और UAE का बायलैटरल एक्सरसाइज भी होता है। एक है इन UAE बायलैट, ये नेवल एक्सरसाइज है। और डेजर्ट ईगल इंडिया और UAE का एयरफोर्स एक्सरसाइज है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फॉरेन करेंसी में फाइनेंस करने के लिए जो IREDA है वो अपना ऑफिस खोलेगी गिफ्ट सिटी गुजरात में। IREDA का मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। ठीक है, ये जो IREDA है ये एज ए स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी खोली गई थी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके लिए। ठीक है, इसमें इनका जो मेन उद्देश्य है वो जो एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये गुजरात में है। और ये एक तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, उसी गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी है। ठीक है, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत बनाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि ये जितने भी फाइनेंस प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको ये रेगुलेट करती है। फिर ब्राज़ील के काउज में एक डिसीज है, इसका नाम है मैड काउ डिसीज। इसको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में BSE कहा गया। ये ट्रांसमिसिबल डिसीज है, मतलब अगर एक काऊ को हुआ है तो उससे दूसरे काऊ को हो सकता है। ये एक प्रोटीन के कारण होता है, उसको कहते हैं प्रियॉन। और ये प्रियॉन जो है वो इनके जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, खासकर जो इनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सब काम करना बंद हो जाता है। फिर है उनिंग फेस्टिवल, ये आदि कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। आदि कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, इस कई उपलक्ष्य में मनाते हैं, जैसे उनके यहाँ अगर कल्टीवेशन का टाइम चल रहा है या न्यू ईयर को होता है या स्प्रिंग सीजन की खुशी में। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए वो मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आदि कम्युनिटी के लोग जो हैं वो चाइना से आए हैं, साउदर्न चाइना जो पड़ता है, और बहुत पहले आए थे 16वीं सेंचुरी में। और वो केन और बैम्बू आइटम्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन इनकी जो जीवन यापन है आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और ये दो फेस्टिवल मनाते हैं, दो मेन फेस्टिवल जो इनके माने जाते हैं, सोलुंग और आरन। फिर है हिमालयन ग्रिफन, ये एक वल्चर है जो कि हिमालयाज में और उसके तिब्बत से सटे इलाकों में मिलता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जर्मन चांसलर ओला श्वास आए थे उनको दो चीज़ें गिफ्ट की, मेघालयन स्टोल और नागालैंड शॉल। ठीक है, मेघालयन स्टोल्स जो हैं वो खासी और जनते की जो रॉयल्टी थी ओरिजिनली वही यूज़ करते थे इसको। ये एक मतलब सिंबल माना जाता था पावर का, स्टेटस का। और ये नॉर्मली जो स्पेशल ओकेजन्स या फेस्टिवल होते थे तब पहना जाता था। ठीक है, ये वूल और जो नेचुरल डाइज होते हैं उनसे बना होता था। ये अपने सॉफ्टनेस और वार्मथ के लिए जाना जाता है, मतलब अच्छा गर्म करता है ये। और इसमें जो भी चीज़ें उकेरी जाती थी, बनाई जाती थी, वो उस रॉयल फैमिली के बिलीव, मिथ और लेजेंड पर बेसिस रहता था। ठीक है, बाद में ये डिप्लोमेटिक गिफ्ट के भी रूप में दिया जाता था जो भी कोई डिप्लोमेट आते थे। ये उनकी फ़ोटो है मेघालय स्टोल और नागालैंड शॉल की। नागालैंड शॉल्स अपने वाइब्रेंट कलर और इंट्रिकेट डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, और इसको वीव करने के लिए उनका ट्रेडिशनल तरीका है वही इस्तेमाल करते हैं ये। इसमें ज्योमेट्रिक और सिम्बॉलिक डिज़ाइन इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, और वो जो डिज़ाइंस होती हैं वो नॉर्मली उनके जो ट्राइब के मिथ्स, बिलीव और लेजेंड्स होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो वहीं का लोकल मटेरियल है, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और जो इसमें कलर्स यूज़ होते हैं वो भी सिम्बॉलिक होते हैं, मतलब अगर रेड कलर है तो वो करेज का माना जाता है। और ब्लैक को किसी किसी शोक की चीज़ मानी जाती है। ठीक है, ब्लैक कलर उनके यहाँ शोक संदेश की तरह है। और जो कलर्स होते हैं वो भी नेचुरल डाई से बनाया जाता है, प्लांट या उसके रूट से। ठीक है, और इसको किसी फेस्टिवल या सेरेमनी या स्पेशल ओकेजन के टाइम में ही पहनते हैं, या ब्लैंकेट की तरह भी इस्तेमाल किया सकता है, सीट कवरिंग और अदर बैग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है।
ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के सिस्मोलॉजिस्ट ने बताया कि जो हमारा धरती का सेंटर मोस्ट पार्ट है उसमें एक पांचवी लेयर है जिसको उन्होंने इनर मोस्ट इनर कोर कहा है। जो ये इनर मोस्ट इनर कोर है ये करीब 400 माइल वाइड है, मतलब 640 किलोमीटर चौड़ी है, और एक मेटल बॉल है आयरन निकल की बनी हुई, और ये सॉलिड स्टेट में है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है और टेम्परेचर करीब 5,500 से 6,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसकी खास बात है कि इसकी जो एनिसोट्रॉपी है वो डिफरेंट है। एनिसोट्रॉपी मतलब होता है आप किसी मेटल चीज़ को अगर दूसरे एंगल से पहुंचते हैं तो वो अलग लगेगा, और किसी दूसरे एंगल से आते हैं तो वो कुछ और लगेगा। ठीक है, धरती का कोर जो है वो दो हिस्सों में है मेनली, एक इनर कोर एक आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो करीब 1220 किलोमीटर का है। इंडिया ने आईएमएफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से कहा कि वो क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक टेक्निकल पेपर तैयार करें। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की बात करें तो ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मॉनिटर और उसके लिए रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, ये 2009 में बना था G20 समिट द्वारा। G20 समिट जब लंदन में हुई थी उस समय। ठीक है, इसके पहले जो था वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम था, उसी का ही ये अपग्रेडेड वर्जन एक तरह से। इसका हेडक्वार्टर बेसल में है, स्विट्जरलैंड, और इसमें सारे देश जितने G20 कंट्रीज हैं वो सब हैं, और टोटल मिला के 68 मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो सब इसके पार्ट हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का जो फ्रेमवर्क है उसमें एक प्लानरी है, स्टीयरिंग कमेटी है, 3 स्टैंडिंग कमेटी हैं, और इसकी जो डिसीजन है वो किसी पर लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है इसका एक्टिव मेंबर रहा है शुरू से ही। आईएमएफ जो है यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, और ये 1944 में बनी थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक फिक्स कोटा है जो कि उनकी जो इकोनॉमिक साइज़ है उस पे बेस है। ठीक है, साइंटिस्ट ने बड़े पेरोव्स्किट डिज़ाइन बनाने के लिए उसको फैब्रिकेट करने का प्रोसेस ढूंढ निकाला है। ठीक है, पेरोव्स्किट्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जिनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड्स की तरह होता है। कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड पहला पेरोव्स्किट क्रिस्टल था जिसको उरल माउंटेन में एक रशियन ने ढूंढा था जिनका नाम था गुस्ताव रोज। 1839 में ढूंढा था उन्होंने, और इसका नाम जो पड़ा था, क्रिस्टल का नाम जो पेरोव्स्की पड़ा था, वो एक मिनरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको बाद में एनालिसिस किया था, लीव पेरोव्स्की, उनके नाम पे ये पड़ा था। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है, जो पेरोव्स्किट कंपाउंड्स होते हैं उनका फार्मूला AbX3। AB जो है इसमें कैटायंस है, और X जो है वो एनायन है जो कि बॉन्ड बनाता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये जो है जो कई सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक साथ कंबाइन करके भी पेरोव्स्किट बना सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत फील्ड अलग अलग फील्ड में यूज़ है, खासकर अपने जैसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे हम लोग फोटोवोल्टिक सेल बनाते हैं, फोटो इलेक्ट्रोड डिटेक्टर बनाते हैं। ठीक है, या सोलर सेल्स बनाते हैं, उन सब में इसका यूज़ होता है। फिर है चिप 4 अलायंस। चिप 4 अलायंस या फैब 4 अलायंस, ये चार जो टॉप प्रोड्यूसर सेमीकंडक्टर्स के उनका अलायंस है। इसमें यूएस, जापान, ताइवान, कोरिया हैं। ठीक है, और ये लगभग दुनिया का 70% जो भी सेमीकंडक्टर बनता है वो इनके यहाँ से आता है, और ये 2022 में इसको प्रपोज किया गया था, बाद में ये मेटलाइज हुआ। इसका उद्देश्य था कि जो चाइना की डोमिनेंस है इस फील्ड में उसको कम करना। ठीक है, फिर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्मा कहा गया। इसको डेवलप किया है मेटा ने, मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, और ये चैट जीपीटी की तरह है। ठीक है, ये मेटा का तीसरा लैंग्वेज मॉडल है। इसके पहले दो बने थे, गैलेक्टिका और ब्लेंडर। ठीक है, उनकी अपेक्षा ये जो लर्मा है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसको कम रिसोर्सेज और कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है। ठीक है, उतनी ही चीज़ें करने के लिए। फिर उसके बाद इंडिया ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट को ज्वाइन कर लिया है। ये जो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट था ये यूएस और यूएई का इनिशिएटिव था। फिर इंडिया जर्मनी बायलैटरल रिलेशन के बारे में। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बहुत पहले शुरू हुए थे, 70 साल पहले, 2021 में 17वां साल था, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था वो 2000 से शुरू हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशन की बात करें तो इंडिया जो है, जर्मनी जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो 11वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, 2021-22 में जर्मनी जो था इंडिया का 11वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 24.85 बिलियन डॉलर का है। ये 2020-21 का डाटा था। जर्मनी इंडिया के लिए 9th लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स है। हमारे यहाँ वहाँ से करीब $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है।
उसके बाद डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो इंडिया और जर्मनी के बीच में फाइनेंशियल और टेक्निकल कॉर्पोरेशन है, करीब 1,368 मिलियन डॉलर का। ठीक है, ये 2021 का डाटा है। उसके बाद इंडिया जर्मनी ने कई चीज़ों पर बात की कि वो अपने कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, खासकर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, इसमें सबसे प्राइमरी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में था, और ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात थी। एक और है ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉपरेशन, इसमें इंडिया और जर्मनी किसी तीसरे देश में कुछ प्रोजेक्ट्स को लगाएंगे। जैसे अभी 4 प्रोजेक्ट अलग अलग देशों में चल रहे हैं, जैसे कैमरून, मालावी, घाना और पेरू में इंडिया जर्मनी ने मिल के अपने प्रोजेक्ट लगाए हैं वहाँ पर। ठीक है, प्लस वो कंट्री भी, थर्ड कंट्री जो होस्ट कंट्री होगी। सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में एक एमओयू साइन किया गया था सिक्योरिटी और कॉपरेशन के लिए 2015 में। उसके अलावा कई सारे डायलॉग मैकेनिज्म है, जैसे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, साइबर कंसल्टेशन, जॉइंट स्टीयरिंग ग्रुप ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2016 में होता। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सिस्टर या ट्विन सिटीज़ का अरेंजमेंट है, जिसमें हमारे जो इंडिया के स्टेट है और उनके जो सिटीज़ या स्टेट हैं उनके साथ कॉपरेशन की बात है। जैसे इंडिया का जो कर्नाटका है, कर्नाटका और बवेरिया के लिए, महाराष्ट्र और बादेन वटनबर्ग के लिए, और मुंबई और स्टुटार्क के लिए। ठीक है, ये वहाँ की जो सिटीज़ हैं उनके बीच में था। ठीक है, और ऐसे ही कोयम्बटूर और एस्लिंगेन के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश किए गए थे 2016 में। एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो करीब 29,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जर्मनी में, 2020 का डाटा था। और इंडिया में करीब 800 जर्मन स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट की मोबिलिटी है उसके लिए भी अरेंजमेंट है अपने यहाँ, जैसे कि विजिटिंग एडवांस साइंस रिसर्च के लिए जो डीएसटी ने हमारे यहाँ चलाया है, और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ये स्पार्क था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, फिर न्यू पैसेज टू इंडिया, ये जर्मनी साइड से चलाया गया था। ठीक है, तो ये सब आज के करंट अफेयर्स सुनने के लिए धन्यवाद।